सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। तो एनर्जी तो आपको पता ही है एनर्जी क्या होती है। तो उसी तरह एनर्जी के साथ इन्होंने एक वर्ड यूज़ कर दिया कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मीन्स इंटरनल मतलब जो इन है, इन अंदर है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। तो हमने बताया था मैंने आपको कि कोई भी जैसे कोई प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, दे ऑल आर एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी चेंज आता है। ठीक है, अगर फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस देखें आप तो वहाँ पे एनर्जी चेंज आता है। अगर आप पानी की बात करें, फिजिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आइस को लेते हैं और उसको हीट करते हैं। तो आइस का टेम्परेचर इज़ वेरी लो, मतलब बिलो देन ज़ीरो होता है, दैट इज़ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और उसको जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी पहले, और उसके बाद अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो वाटर, दैट लिक्विड वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, और बॉयल करके वो वेपर में कन्वर्ट हो, तो उसकी भी कुछ ज़्यादा हीट होती है। तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे हम, बेसिकली क्या होता है, वाटर जब सॉलिड स्टेट में आइस है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड जो है वो फर्दर हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एनर्जी चेंज के साथ होता है। तो अगर हम उल्टा करेंगे, जैसे वाटर है उसको वेपर को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वेपर्स मस्ट बी कूल्ड। ठीक है, उनको कूल करना पड़ेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इससे हमें पता चला। अब बहुत सारे एग्जांपल है, आई विल नॉट राइट हेयर देम। तो हमें पता यहाँ चलेगा कि एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट प्रोसेसेस क्लियरली शो दैट एवरी every substance must be associated with some definite amount of energy, the actual value which depend upon the nature of the substance। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ, जैसे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये है। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि एवरी substance must be associated with some definite amount of energy, the actual value of which depend upon the nature of substance and the condition of temperature, pressure, volume and composition. The energy thus associated with the substance is called internal energy। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वहाँ पे लिख के बताता हूँ, एवरी substance must be associated with some definite energy, the actual value of which depends upon the nature of substance। ठीक है, and the conditions of temperature, P for pressure, V for volume and C for composition। सो इसको क्या बोलेंगे, thus the energy associated with the substance is called associated with the substance is called internal energy and is usually denoted by symbol E
यू। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो आपको इंटरनल एनर्जी है इसके बारे में आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ें बार बार यूज़ होगी, जो मैंने आपको पहले भी जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव कराया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल करवाया था, बताया था। तो मतलब ये आपके बार बार कॉन्सेप्ट थर्मोडाइनमिक्स में थ्रू आउट लाइफ यूज़ होते रहेंगे। थर्मोडाइनमिक और केमिकल एनर्जेटिक्स का जब भी कोई टॉपिक आएगा वहाँ पे लिखा होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी ये है, इतनी है। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी मतलब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उन्होंने बोला कि हर सब्सटेंस के साथ कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। जैसे अब वाटर का ही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वाटर जब आप H2O जो है वाटर सॉलिड स्टेट में है, दैट इज़ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, आइस है, उसको जब आप हीट करोगे तो हीट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O वाटर में, लिक्विड जो है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। उसको फर्दर आप हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जब ये लो टेम्परेचर पे था, जैसे आइस जो है वो बिलो जीरो या जीरो तक एग्जिस्ट करती है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो वो किस में था, आइस फॉर्म में था। और जीरो से जब ऊपर चला गया टेम्परेचर 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड में रहा, और 100 से ऊपर चला गया जब टेम्परेचर तो वो किस में आ गया, वेपर में आ गया। तो आपको यहाँ लग जाएगा तो वेपर का क्या है, हीट ज़्यादा होती है उसमें, दैट इज़ हॉट। तो उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, लिक्विड की इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, और आइस की जो सॉलिड स्टेट है उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी। तो वो और क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या करता रहा, चेंज, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। उसी तरह प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन है, उसके साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से इंटरनल एनर्जी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वैल्यू, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमें मतलब कोई पता होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरी टू नो द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और इसको हमने अगर डिनोट करना है तो हम इसको इंटरनल एनर्जी को ई और यू लिखते हैं। ठीक है, और चेंज का मतलब मैंने आपको बताया, चेंज जहाँ हमने लिखना हो, चेंज मेंशन करना, वहाँ डेल्टा साइन लगाते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा ई और डेल्टा यू, दैट इज़ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। अगर सिंपल इंटरनल एनर्जी लिखना है तो ई और यू लिख लो। ठीक है, तो चेंज का मतलब है कि एक प्रोसेस हुआ तो उस पे जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू थी वो कुछ थी, दैट इज़ E1। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोसेस जब वो ख़त्म हो गया तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू E2 हो गई, तो वो चेंज हो गया। चेंज कितना है वो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज़ सिंपल मैथ, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू है उसको E1 से माइनस कर लो, या U2 को U1 से माइनस कर लो, तो ये क्या आ गया, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इसको E या U से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो कोई हमारे पास रिएक्शन होता है, जैसे उसमें क्या होते हैं, ये जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जब सेकेंड रिएक्शन लिखा तो ये चीज़ यहाँ पे रिएक्टेंट हो गई और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट हो गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मान लो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, 4 थी, और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 2 थी, तो इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 2 किलो जूल। ठीक है, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, किलो जूल होती हैं। ठीक है, जूल्स होती है वैसे, तो हमने किलो जूल में लिख दिया इसको। तो उसी तरह मतलब, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के साइन आ सकते हैं। अब मान लो प्रोडक्ट्स की जो इंटरनल एनर्जी ऐसे ही है, ज़्यादा है, और रिएक्टेंट्स की कम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो ये साइन आया दैट इज़ पॉजिटिव। तो डेल्टा ई की वैल्यू जब पॉजिटिव आई या क्या आई, डेल्टा ई की वैल्यू उल्टा भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स की मान लो इंटरनल एनर्जी कम हो गई और रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, तो ये साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है, साइन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी इज, क्या बोलेंगे, एनर्जी इज, क्या बोलेंगे, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे,
इवॉल्व हुई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डेल्टा ई और डेल्टा यू एक ही बात है। ठीक है, डेल्टा यू का साइन और ई का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब जो रिजल्ट आएगा, चेंज जो आएगा, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो आएगा तो हम बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे एनर्जी इवॉल्व हुई। ठीक है, तो आपको जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, आगे न्यूमेरिकल आते हैं या कुछ आता है, तो वहाँ पे आपको कोई ये समझाने नहीं बैठेगा कि पॉजिटिव क्यों आया या नेगेटिव, या इवॉल्व बोल रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब बोल रहे हैं उसका मतलब। वहाँ पे अगर इवॉल्व बोलेंगे दैट सिंपली मीन्स के डेल्टा ई या यू का साइन जो है दैट इज़ नेगेटिव, और जब पॉजिटिव बोलेंगे तो डेल्टा यू का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो तब बोलेंगे एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद है वर्क। तो वर्क आपको पता ही है, वर्क क्या होता है। वर्क